बात करते हैं कि 1989 का जो अधिनियम था वो आदिवासियों को कैसे उसने बेनिफिट दिया, उनके लिए कैसे लाभदायक रहा, तो उससे क्या क्या फायदे हुए। एक तो उनकी जो आदिवासियों की परंपरागत जमीन थी, पुरखों की जमीन थी, उस पर बहाली हुई, वो उनको वापस मिलने लगी। इस कानून ने उनको उस जमीन पर रहने का अधिकार दिया। तो सबसे पहला फायदा हुआ परंपरागत जमीन की बहाली। दूसरा, वन संपदा जो थी, जंगल थे, उस पर उसके परंपरागत अधिकार सिद्ध हुए। वन संपदा पर परंपरागत अधिकार बहाल। वन संपदा पर परंपरागत अधिकार उनको मिले, इनको आदिवासियों को 1989 के एक्ट के तहत। इनका सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ, न्याय की प्राप्ति हुई। वनवासियों को सामाजिक रूप से सक्षम हुए वो, और आर्थिक रूप से भी उनको लाभ पहुंचा। तो सामाजिक व आर्थिक न्याय की प्राप्ति। तो ये 3 बिंदु आपको लिखने। अगर कोई पूछे आपको कि 1989 का जो एक्ट है उससे आदिवासियों को क्या फायदा हुआ। अब देखिए, इसके अंदर एक टॉपिक दिया है कि आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू हैं, वो क्या दलील देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भी जो है आदिवासियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू क्या कहते हैं, ये एग्जाम अभ्यास का प्रश्न भी है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारें लकड़ी के रूप में, व्यापारियों के रूप में, पेपर मिलों के रूप में और उद्योगपतियों के रूप में, है ना। देखिए, सरकारों ने क्या किया। पहला बिंदु, जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार है या फिर अन्य सरकार है, राज्य सरकारें या अन्य सरकारों ने लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल, उद्योग आदि के नाम पर सरकार ने कहा कि हम यहां पर ये स्थापित करेंगे, वो स्थापित करेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, पेपर मिल स्थापित करेंगे। उसके नाम पर आदिवासियों और की जमीन जो है वो दूसरे लोगों को दी है। नाम पर आदिवासियों की जमीन या तो पूंजीपतियों को दी है, पूंजीपतियों या जो आदिवासी नहीं है उनको दी है। तो ये गलत है। आदिवासियों की जमीन आदिवासियों को ही मिलनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये बता रहे हैं कि सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे उनकी जो जमीन है वो दूसरों को दे दी है। दूसरा, जंगलों को रिजर्व कर दिया, फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए, अभ्यारण्य के नाम पे, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए। तो जंगलों को आरक्षित या अभ्यारण्य घोषित करके उनको आदिवासियों को वहां से भगा रही है, बेदखल कर रही है। जंगलों को आरक्षित तथा अभयारण्य घोषित कर वनवासियों को, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको वहां से भगा रही है। वनवासियों को खदेड़ने का काम कर रही है, वो उनको भगा रही है वहां से। कह रहे भाई ये जो जंगल है वो जंगली जानवरों के रहने के लिए है, तुम यहां नहीं रह सकते। अरे वो तो पहले भी रहते थे, और वो जब रहते थे तो जंगली जानवरों की संख्या भी बैलेंस थी, कमी नहीं थी कहीं भी। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। आपने जंगल को आरक्षित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, जंगली जानवर कम हो रहे हैं, उनकी तस्करी हो रही है। दूसरा, सरकार ने जिनको यहां से भेजा है उनके लिए कुछ काम नहीं किया। तो सरकार जो विस्थापित हुए यहां से, आपने जिनको शिफ्ट किया है, विस्थापित आदिवासियों के लिए जो है योजना बनाए, उसको क्रियान्वित करे, रोजगार दे, सुरक्षा दे। सीके जानू ये कहता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार विस्थापित आदिवासियों के लिए योजना बनाए, और योजना बनाए नहीं, सिर्फ उन्हें उसको क्रियान्वित करें, इम्प्लीमेंट करें, आदिवासियों को सुरक्षा दें,
उनको रोजगार दे, ये काम सरकार को करने पड़ेंगे। तो ये सीके जानू वाला जो टॉपिक है, आप आराम से इसको समझ करके लिख सकते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले ये देखा कि 1989 का जो अधिनियम है वो आदिवासियों को कैसे सपोर्ट करता है। तो परंपरागत जमीन पर उसकी बहाली, वन संपदा पर उसके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे और सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति। फिर सीके जानू वाला जो टॉपिक है, सीके जानू क्या सोचते हैं। सीके जानू ने कहा कि सरकार भी उतनी ही दोषी है जितने की अन्य तत्व आदिवासियों को बाहर निकालने में। पहला, उन्होंने कहा कि उद्योगों के नाम पे और विकास के नाम पे आपने आदिवासियों का शोषण किया है। आपने जंगलों को रिजर्व कर दिया और आदिवासियों को यहां से भगा दिया। अगर आपको कुछ करना है तो जो विस्थापित हुए हैं उनको सुरक्षा दो, उनको रोजगार दो, उसके लिए योजना बनाओ, उसको क्रियान्वित करो। अब अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 की हम बात करते हैं। देखिए, आदिवासियों की बात चल रही है तो इस कानून को हमें समझना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम एवं अन्य परंपरागत वनवासी मतलब जो जंगलों में रह रहे हैं, उसको वन अधिकार मान्यता, वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006, अधिनियम 2006 ये जंगलों से संबंधित था, आदिवासियों से संबंधित था, जो लोग जंगल में रह रहे हैं उन पे संबंधित था। इस कानून ने क्या दिया, एक तो जमीन और वहां की जो संसाधन है वहां पर अन्य जो वन में रहने वाले समुदायों का अधिकार होगा। जमीन व संसाधनों पर, जमीन व संसाधनों पर जो जंगल में रह रहे हैं वन्य समुदाय, उनका अधिकार होगा। उनको वहां से आप खदेड़ नहीं सकते हैं 2006 के अधिकार अधिनियम के तहत। और क्या, घर के आसपास की जमीन, वहां की खेती और चराई योग्य जमीन, देखो घर के आसपास की जमीन, वहां की खेती, पशुओं के चरने के लिए जमीन, तो चराई योग्य जमीन, वहां की गैर लकड़ी वन उत्पाद, लकड़ी को छोड़ कर गया ना, गैर लकड़ी वन उत्पाद जैसे कि गोंद है, लाख है, शहद है, गैर लकड़ी वन उत्पाद, ये उस पर उसके अधिकार रहेंगे। गैर लकड़ी वन उत्पाद पर अधिकार, और इसके साथ ही वन्य संपदा व जैव विविधता का संरक्षण भी होगा। ये भी आदिवासियों के अधिकारों के तहत दिया गया है, क्योंकि वो लोग काफी हेल्प करते हैं वन्य जीवों को पालने पोसने में, जैव विविधता का संरक्षण करने में, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2006 1989 का तो है, लेकिन 2006 में स्पेशल एक एक्ट बनाया गया। क्या था है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम। उनको मान्यता दी गई कि भाई उनकी जमीन है, उसके संसाधन है, उसके आसपास की जमीन, वहां पे खेती कर सकता है, चराई अपने पशुओं को चरा सकता है, गैर लकड़ी वन उत्पाद जो भी है उस पर उसके अधिकार रहेंगे, वन्य संपदा और जैव विविधता का संरक्षण, इसको मान्यता दी गई। तो आपको यहाँ पर अब देखो इस बोर्ड वर्क में अपने को तीन चीजें हैं। पहला, 1989 से आदिवासियों को क्या फायदा हुआ, ये 3 बिंदु। सीके जानू, ये दूसरा टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये 3 बिंदु लिखे। फिर तीसरा है 2006 का आदिवासियों के लिए अधिनियम, ये 3। तो ये 3 बिंदु हमने यहाँ पे इस बोर्ड वर्क में डिस्कस किए हैं। देखिए इसको, इसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जो सूखे शौचालय या जो हाथ से जो मैला उठाते हैं उनकी क्या स्थिति, उनके लिए सरकार ने क्या किया है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो हाथ से मानव मल या पशुओं का गोबर या अन्य विष्टा गोबर और ऐसा पदार्थ उठाते हैं जो बहुत गंदा है, शरीर के लिए नुकसानकारक है, जिसको है माना जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं एक महिला
मैला उठा रही हैं, उसमें मानव मल भी हो सकता है, मूत्र भी हो सकता है, गोबर भी हो सकता है। अब देखिए ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो मानव मल उठाते थे। धीरे धीरे सरकार ने उनके लिए काम किया, बहुत सारे संगठन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने डिसीजंस में कहा कि ये मानवीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। तो इसके अंदर कुछ समुदायों के नाम आते हैं जो आपकी किताब में भी दिए हैं, जैसे कि गुजरात का बंगी समुदाय, मैं यहां पर लिखता हूं गुजरात के बंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलिया। ये 3 समुदाय आपको याद रखने हैं। हालांकि बहुत सारे समुदाय हैं भारत में, लेकिन इनका नाम दिया है सिकलिया, है ना, इनका नाम दिया है, तो आपको इनका संदर्भ याद रखना है। आपने गांवों में भी देखा होगा कई तरह के जो समुदाय हैं वो ऐसा काम करते हैं या करते थे। अब ये काम बहुत सीमित हो गया है और नहीं होना चाहिए। 1993 में सरकार ने एक एक्ट बनाया 1993 में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। आप भी साथ में नोट करते रहे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स and constructions of dry latrines, और इसको किया है प्रोहिबिशन मतलब मनाही, एक्ट 1993। सीधे सीधे अर्थों में यह है कि जो सूखे शौचालय हैं, जहां पे पानी का इस्तेमाल नहीं होता था, जहां पे सूखा मल रहता था, उसको साफ करने वाले जो लोग थे, इस प्रकार की जो अगर कोई एम्प्लॉयमेंट या इस तरह के नियोजन की कोई बात करता है, इसको सरकार या जो शासन है, प्रशासन है, मना करता है। ये नीति विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये एक्ट ध्यान रखना है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, मैला उठाने पर पाबंदी, मैला उठाने पर हाथ से पाबंदी, याद रखना, मैला उठाने पर पाबंदी, और वो भी क्या है, हाथ से, है ना। फिर सूखे शौचालयों का निर्माण नहीं होगा, जो ड्राई लैट्रिन्स है, सूखे शौचालयों का निर्माण नहीं करें या नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना, ये इन लोगों के लिए एक बेनिफिट या एक वरदान था जो लोग समाज के मुख्य धारा से पिछड़ गए थे। देखिए सूखे शौचालय जब साफ करते हैं तो इनके हाथों में संक्रमण होता है, कई तरह की बीमारियां होती है, समाज का एक वर्ग जो है इनको अलग रखने की कोशिश करता है। बहुत सारे तो सामाजिक रूप से भी पिछड़ते हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़ते हैं, और खुद की दृष्टि में भी इनको लगता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए इसको रोका गया है। और 2003 के अंदर सफाई कर्मचारियों और अन्य संगठनों ने 2003 में सफाई कर्मचारियों व अन्य 13 संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। 13 संगठनों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह का काम बंद होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और उस पर डिसीजन दिया, और इन लोगों के फेवर में डिसीजन दिया, जो लोग सूखा या हाथ से मैला उठाते थे, सूखा मल साफ करते थे। 6 दिसंबर 2013 से ये अधिनियम, एक और अधिनियम प्रभावित हुआ 6 दिसंबर 2013, आप ध्यान में रखें। 6 दिसंबर 2013 से बहुत एक क्रांतिकारी या कह दो मील का पत्थर इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जो अधिनियम था कि हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के, शब्दों पे ध्यान देना, हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन, मतलब उनको नौकरी पे, है ना, का प्रतिषेध, उसकी मनाही। कोई नौकरी पे नहीं रखेगा या कोई ऐसी नौकरी क्रिएट ही नहीं होगी। कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध मतलब रोकना। और क्या है इसके अंदर, ऐसे जो है उनको पुनर्वास करो, उनको वापस बसाओ, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ो।
और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 से ये लागू हुआ है, 6 दिसंबर से प्रभावी हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दो चीजें पता रखनी, 1993 और 2013, है ना, 2013 और 1993, एक ये और एक ये वाला। इसमें इन्होंने कहा कि ऐसी कोई नौकरी, पहले देखो आप रेलवे वगैरह में भी ऐसा चलता, लेकिन अब कई सालों से बंद है, जब से सरकार ने नियम बनाए हैं रेलवे में भी ऐसे साफ। और अब तो बायो लेट्रिन्स आ गए हैं, जो टॉयलेट्स वगैरह है वो बायो टॉयलेट है, उसमें पहले आप पटरियों पे आपको बहुत सारा जो गंदगी बिखरी मिलती थी, अब नहीं मिलती। तो ये है इसका चैप्टर। इसके अंदर इस चैप्टर में देखो दो और संदर्भ दिए हैं, एक मराठी भक्त कवियत्री सोयराबाई जो महार जाति से थी, और एक संत कबीर, इन दोनों का भी वर्णन दिया है। सोयराबाई की एक कविता है जो आपको नजर आ रही है, इसको जरूर पढ़ना। और कबीर आपको जानते हैं, उन्होंने हमेशा अंधविश्वास, जाति प्रथा, पाखंड पर प्रहार किया। उस जमाने में जब कर्म कांड चरम सीमा पर थे, उस समय कबीर ने इतनी हिम्मत दिखाई थी कि उन्होंने कहा था कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस तरह से बातें उस समय करते थे, कितना बड़ा चैलेंज था, लेकिन डरे नहीं वो। तो जाति प्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, हाशियाकरण से निपटना। इसके शब्द संकलन जितने भी हैं आप कर लेंगे आराम से, इसके क्वेश्चन आंसर भी आप कर पाएंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ।